अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेशन 4 ऑफ बूट कैम्प 2021 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोड विद मुज़म्मिल। और आज की हमारे सेशन का जो कंटेंट है वो ये है कि आज हमने अपनी एचटीएमएल कवर करनी है कंप्लीट, और एचटीएमएल हमने अपने एंड तक पहुंचानी है। हमने फॉर्म्स का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है कि फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट होते हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा था, तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इस वक्त अपने एडिटर में हूँ, और यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि सबसे पहले पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे अपने एचटीएमएल को, ताकि हम बता सकें कि हमने कौन से एनवायरनमेंट में यूज़ करना है। वही हमने फॉर्म का हम टैग जैसे यूज़ किया है तो हमने अपने एचटीएमएल को बता दिया कि हमने बेसिकली फॉर्म क्रिएट करना है, और वो हमें फॉर्म के सारे इसके अंदर जो भी करेक्ट फीचर्स वगैरह होंगे वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पर एक एक्शन का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम लोग अपने सर्वर का पाथ देते हैं कि जहाँ पर हम फॉर्म सेंड करना चाहते हैं, और दूसरा मेथड होता है कि हम किस मेथड के थ्रू अपना फॉर्म सेंड करना चाह रहे हैं, यानी कि हम क्या गेट का मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं या पोस्ट का मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं। अब ये मेथड्स होते क्या हैं, ये हम जैसे ही फॉर्म अपना सारा क्रिएट कर लेंगे आज, उसके बाद जब हम सबमिट करवाने जाएंगे तब हम देखेंगे कि गेट और पोस्ट मेथड्स में क्या डिफरेंस है बेसिकली। सो अब अगर मैं अपने फॉर्म के अंदर पहली चीज़ बताऊं, वो होगा पहला टैग। हम देखेंगे कौन सा होता है। पहला टैग हम बनाने वाले हैं इनपुट का टैग। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इनपुट के टैग्स किस तरह से वर्क करते हैं। सो इनपुट का टैग जो है वो आपको एक फील्ड क्रिएट करके देता है जिसके अंदर यूज़र जो है वो अपने आप यूज़र से जो भी चीज़ मांगना चाहें वो आप ले सकते हैं। पासवर्ड हो, ईमेल हो, डेट हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो सकता है। किस तरह से क्रिएट होता है, मैं यहाँ पर सबसे पहले पहले इनपुट का टैग यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर मैं उसको क्लोज कर दूंगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कोई इसके बाद क्लोजिंग टैग आपने नहीं प्लेस करना। इनपुट का कीवर्ड आपने यूज़ किया और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र में जाकर देखूँ, तो यहाँ पर मुझे एक फील्ड मिल रही है जो कि है या जहाँ जिसके अंदर मैं यूज़र से अपना इनपुट जो है उसका ले सकता हूँ। अब कैसे हम बता सकते हैं अपनी एचटीएमएल को कि हमें कौन सा इनपुट चाहिए, किस टाइप का इनपुट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है टाइप का एट्रीब्यूट। और जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा तो मैंने बता दूंगा मैं अपने एचटीएमएल को कि मुझे टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट चाहिए, यानी कि वो जो यूज़र इनपुट प्रोवाइड करेगा उसको एज अ टेक्स्ट रीड करे, ना कि कुछ और रीड करे, ना कि वो सिलेक्ट का बटन रीड करे, ना कुछ और रीड करे। सो टेक्स्ट का जैसे ही मैंने उसको इनपुट बताया, तो अब अगर मैं ब्राउज़र में जाकर सेव करूँ तो देखिए वैसे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बेसिक एक वैलिडेशन हमारे पास यहाँ पर लग गई है, और वो उसको एज अ टेक्स्ट जो भी चीज़ एंटर करेंगे वो उसको एज अ टेक्स्ट ही रीड करेगा। यानी कि ओपन टू यूज़र होगा, वो कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ साथ ही साथ कि मैं अपने यूज़र्स को एक वैलिडेशन देना चाहता हूँ कि यूज़र का जो नेम वगैरह होगा वो 30 कैरेक्टर से एक्सीड ना करे, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो किस तरह से, हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, मैक्स मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो कि यूज़र की एक हमें लिमिट बता देता है कि इससे आगे एक्सीड नहीं करना चाहिए यूज़र के कैरेक्टर्स को। तो जैसे ही हम ये प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो फॉर्म का इनपुट होगा, हमारे पास जो इनपुट की फील्ड होगी वो मैक्स कैरेक्टर्स जो उसके हम एंटर कर सकते हैं वो 30 होंगे। किस तरह से, हम जाकर देखते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर किस तरह से ये शो हो रहा है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर फॉर्म शो होना स्टार्ट हो चुका है, और इसके अंदर अब मैं अगर कुछ एंटर करना चाहूँ तो मैंने इस वक्त तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स की लेंथ पास कर दी। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 पे एंड करता हूँ। तो अब अगर हम ब्राउज़र में जाकर दोबारा रिफ्रेश करें और अगर अब मैं पास करना स्टार्ट करूँ, तो ये देखिए 10 कैरेक्टर से आगे मेरी लेंथ जो है फॉर्म में नहीं जा रही। मैं जो भी एंटर करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा। सो एक एट्रीब्यूट हम इसके अंदर लेंथ का भी पास कर सकते हैं कि अगर हम अपनी लेंथ बताना चाहते हैं फॉर्म की कि कितनी हमारा जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हम लाना चाहते हैं, तो वो भी एक बेसिक वैलिडेशन हमें एचटीएमएल प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अब हमारे पास जो एक और एट्रीब्यूट आता है वो है हमारे पास इनपुट की टाइप के अंदर, इनपुट की फील्ड टैग के अंदर, वो है नेम का एट्रीब्यूट। कि हम अपनी जो हमारा ये जो इनपुट की यहाँ पर एलिमेंट हमने यूज़ किया है, इस फील्ड का हम नाम क्या रखना चाहते हैं। कि यूज़र की तरफ जो डेटा जाएगा वो बेसिकली की वैल्यू पेयर्स की शेप में जाता है। अब यूज़र की तरफ आप जब डेटा भेजेंगे की वैल्यू पेयर्स की शेप में, तो आपको वहाँ पर एज अ की आप क्या रखना चाहते हैं, यूज़र का वैल्यू जो आप यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा वो होगी। वो वैल्यू स्टोर किस की में होनी चाहिए वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो नेम यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि फर्स्ट नेम। अब जैसे मैंने फर्स्ट नेम कहा तो ये अभी हमारे जो इनपुट का एलिमेंट है उसके अंदर ये एक इस एलिमेंट को एक हमने नेम प्रोवाइड कर दिया, जो कि इसके अंदर हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर होगी जब भी हम यूज़र की तरफ डेटा भेजेंगे। ये हो गया हमारा इनपुट का टैग। अब मैं इसको यहाँ पर अगर सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूँ
तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी फिलहाल पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम डेटा अपना सेंड करना शुरू करेंगे यूज़र की तरफ और गेट और पोस्ट के मेथड्स देखेंगे, तब हमें क्लियर होगा कि बेसिकली इन फील्ड्स का मकसद क्या था। लेकिन अब अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास कितना एक अजीब सा लग रहा है कि हम हमें पता नहीं है कि यूज़र को हम बता नहीं पा रहे कि ये बेसिकली फील्ड है किस चीज़ के लिए। तो अगर हम यूज़र को बताना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड कि ये फील्ड है किस लिए, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लेबल का टैग। मैं यहाँ पर लेबल का टैग यूज़ करने के लिए लेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग जो टैग्स होंगे वो यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैं अपना जो हमारा जो इनपुट की फील्ड होगी हम उसको मेंशन कर देंगे। और जैसे ही अब हम अपने इनपुट की फील्ड को मेंशन करते हैं, तो ये जो लेबल के टैग में इनक्लोज हो जाएगी, और यहाँ पर हम लेबल का एक नेम प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नेम। और अब अगर मैं जाकर इसको सेव करूँ, तो यहाँ पर हमारी फील्ड को जो हमारा इनपुट बॉक्स था उसको उसने ये नेम दे दिया फर्स्ट नेम, ताकि यूज़र को भी हमने बता दिया कि यहाँ पर जो भी नेम आप एंटर करेंगे वो आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए। सो इस तरह से हमने ये फर्स्ट नेम की एक इनपुट का बॉक्स बनाया, और उसका हमने लेबल प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट नेम का, और उसकी हमने बेसिक वैलिडेशन रख दी 10 कैरेक्टर्स की, इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते। अब इसके बाद हम एक और टैग यूज़ करते हैं, बी आर का टैग यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम एक और फील्ड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एक और इनपुट बॉक्स होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लेबल के टैग के बाद कहता हूँ कि मैंने एक बी आर का टैग क्रिएट करना है। और बी आर का टैग किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, लाइन ब्रेक्स के लिए बी आर फॉरवर्ड स्लैश, और ये हमारी लाइन ब्रेक हो गई। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे एक लेबल के बाद एक और लेबल चाहिए, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ मुझे यूज़र का ईमेल एड्रेस चाहिए। तो मैं यूज़र का ईमेल एड्रेस का वहाँ पर नेम दूंगा, और उसके बाद मैं एक इनपुट की फील्ड क्रिएट करूंगा। और जैसे ही मैंने ये क्रिएट की, मैं इसका टाइप जो है वो यहाँ पर रख देता हूँ कि ईमेल। तो यहाँ पर एक बेसिक वैलिडेशन हो जाएगी कि यहाँ पर यूज़र जो है वो अपना ईमेल एड्रेस पास कर सकता है। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने ईमेल रखी, और मैं इसको साथ में नेम जो है अब इसका, कि जब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बैकएंड पर अगर ये जब फॉर्म सबमिट हो तो जो की हो वो बेसिकली यहाँ पर ईमेल उसकी वैल्यू शो होनी चाहिए। यहाँ पर मैं जैसे ही प्रोवाइड करता हूँ, आप अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मजीद वैलिडेशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मैक्स लेंथ या मिनिमम लेंथ वगैरह भी पास कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर पास की हुई है। तो ये हर जगह पर एप्लीकेबल है। अब अगर मैं इसको जाकर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक ईमेल की फील्ड क्रिएट हो गई, और वो भी नेक्स्ट लाइन से। तो हम एक और काम करते हैं, हम थोड़ा सा एक और भी बी आर का टैग हम दे देते हैं, ताकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप। ऑल राइट, तो अब हमने यहाँ पर एक ईमेल और एक फर्स्ट नेम की दो एक एक फील्ड्स क्रिएट कर ली। ऑल राइट, सो अब हम चाहते हैं कि हम यूज़र से यहाँ पर पासवर्ड का भी एक इनपुट मांगे, और चाहते हैं कि यूज़र अपना पासवर्ड भी हमारे पास सेव करवाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और बी आर का टैग यूज़ करता हूँ। कुछ टैग्स हम और यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर अब मैं यूज़र्स को कहूँगा कि हमें एक लेबल चाहिए जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपना पासवर्ड भी मुझे बताए। और यहाँ पर मैं अब यूज़र को कहता हूँ कि हमारी जो इनपुट की फील्ड होगी हम वो क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर पासवर्ड का जो हमारा टाइप हमें प्रोवाइड की जा रही थी हम वो एंटर करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो पासवर्ड की लेंथ है वो हमारी एक्सीड ना करे 20 कैरेक्टर से, तो हम वो भी पास कर सकते हैं इसके अंदर एज एन एट्रीब्यूट। और बेसिक फॉर्म वैलिडेशन जो हमारे पास HTML में प्रोवाइड करता है। और साथ ही हम पासवर्ड का जो हमारे पास हम चाहते हैं कि जो उसकी की जिस की के अंदर वो स्टोर हम करवाना चाहते हैं, जो यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा, हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त 3 फील्ड्स क्रिएट हो चुकी हैं, और हम ब्राउज़र में जाते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 3 फील्ड्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं चलता हूँ और फॉर्म्स की किस तरह की इनपुट की फील्ड्स होती हैं हम उनको भी देखते हैं। मैं यहाँ से एक पहले इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब हमारे पास अब हम देखते हैं कि हम लोग सिलेक्ट की फील्ड्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन बॉक्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि यूज़र उसमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट करे और वो हमें रिटर्न हो, तो वो कैसे क्रिएट होंगे। तो मैं एक और लेबल का टैग क्रिएट करता हूँ। लेबल का टैग क्रिएट करने का बेसिक मकसद ये है कि आपको वो एक ही टैग्स टैग के अंदर जो है आपके पूरी उस फील्ड के जितना भी रिलेटिव पॉइंट्स होते हैं वो सब उसको वहाँ पर स्टोर कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेबल को अगर नाम मेंशन करूँ, तो वो मेरी जो एसईओ वगैरह होगी उसको वो नुकसान पहुंचाएगा। तो एसईओ अगर आप अपनी बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको कोशिश कीजिए जो आपको HTML टैग प्रोवाइड कर रहा है आप वही टैग यूज़ करें। अदरवाइज आप यहाँ पर पी का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि यूज़र रिव्यूज़ लेट्स से, या हम कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूज़र से, हाउ
अबाउट अस। सो ये मैंने एक क्वेश्चन यूज़र से पूछ लिया, और मैं चाहता हूँ कि अब यूज़र जो है मुझे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स में से कोई एक चीज़ चूज़ करके बताए या मल्टीपल चीज़ें चूज़ करके बताए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास सिलेक्ट का एट्रीब्यूट टैग यूज़ होता है, और सिलेक्ट के टैग के अंदर मैं ऑप्शंस यूज़र को बताऊंगा कि हमने कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अब हम, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस तरह हमने यहाँ पर नेम प्रोवाइड किया था, ये आपने हर फील्ड के अंदर प्रोवाइड करना है, आप जिस तरह की भी फील्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी, जो इसके अंदर आप वैल्यू पास करेंगे वो एज अ की आपकी वहाँ पर जब आप से अपना फॉर्म सेव कर रहे होंगे तो वहाँ पर स्टोर हो रही होगी। सो यहाँ पर मैं नेम अब बताता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पर जब हम ड्रॉप डाउन बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं, तो हर, जिस तरह हमने लिस्ट के अंदर देखा था, एल आई के टैग के अंदर हर एक लिस्ट आइटम स्टोर होता था, वैसे ही जो ऑप्शन का टैग है उसके अंदर हम हर ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ऑप्शन का टैग मैं चूज करता हूँ, और उसके अंदर मैं कह देता हूँ कि फेसबुक, और इसकी जो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि जब यूजर इसको सिलेक्ट करेगा तो वो, जब इसको नजर, तो उसको ये फेसबुक आ रहा होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो, मतलब HTML हमारी क्या करेगी, इस वैल्यू की जो यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी उसको बेसिकली वो इस नेम की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर कर रहा होगा। सो यहाँ पर मैं अपना बताता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर FB कह देता हूँ, ताकि आप लोगों को जब हम फॉर्म सबमिट करवाएं तो आपको पता चले कि किस तरह से वहाँ पर शो हो रहा है। और इसी तरह मैं यहाँ पर एक और फील्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ, ऑप्शन की एक और उसके अंदर मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब, और यहाँ पर मैं उसकी भी वैल्यू पास कर देता हूँ। सो अब यहाँ पर हमने दो फील्ड जो हैं क्रिएट कर लिए। एक ड्रॉप डाउन हमने बॉक्स क्रिएट किया, उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस नजर आएंगे हमें। अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर में, तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स नजर आ रहा है, और इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहा है। आप चाहते हो मल्टीपल ऑप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जितने आप ऑप्शन के वहाँ पर टैग यूज करेंगे सिलेक्ट के टैग के अंदर, तो उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास क्रिएट होते जाएंगे, और मैं यहाँ से जो भी ऑप्शन पिक करूंगा तो वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से हम जो है अपने यहाँ पर ऑप्शंस के टैग्स के थ्रू ऑप्शंस का ड्रॉप डाउन बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्ट का। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस अपने उसमें क्रिएट करते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर दोबारा अपने एडिटर में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा BR के दो टैग्स यूज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो सके। ऑलराइट। तो रेडियो के टैग्स क्रिएट करने के लिए भी हम इनपुट का ही एलिमेंट यूज करते हैं, और उसी के अंदर ही हम टाइप के अंदर रेडियो बटन्स की टाइप बताते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस हैं जो कि हमने लाजमी देखना है। अब रेडियो के अंदर मैं लेट से यूजर से पूछ लेता हूँ कि आपका जेंडर क्या है, लेट से। तो यहाँ पर मैं दोबारा लेबल का टैग क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर मैं दोबारा वैल्यू दूंगा जेंडर, और यहाँ पर मैं इनपुट की दोबारा से एक टाइप क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर अब मैं टाइप बताऊंगा क्या, हमारे पास रेडियो। अब रेडियो बटन की जब हमने टाइप बताई तो हमारे पास वो एक रेडियो बटन हमें क्रिएट करके दे देगा। लेकिन अब इसके अंदर आपकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जब आप नेम का एट्रीब्यूट पास करेंगे और उसकी जो वैल्यू पास करेंगे, वो जितने भी आप रेडियो बटन्स इस लेबल के टैग के अंदर क्रिएट करे होंगे उन सब का नेम का जो वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए। नेम की वैल्यू आपकी डिफर नहीं करनी चाहिए। तो नेम के अंदर आप पास करते हैं, मैं कहता हूँ कि जेंडर, और यहाँ पर अब हम एक वैल्यू का एट्रीब्यूट पास करेंगे जो कि उस रेडियो बटन के साथ आपकी वैल्यू को शो करेगा, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ मेल। तो यहाँ पर हमने एक रेडियो बटन क्रिएट किया, और उसकी हमने, उसका जो की थी वो हमने बताई जेंडर, और उसके अंदर वैल्यू जो हमने उसकी बताई वो बताई मेल। और हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट भी इसी को ही हम सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कर देते हैं फीमेल। तो अब हमारे पास दो इनपुट बटन्स, रेडियो बटन्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे, और दोनों के अंदर जो हमने नेम रखा हुआ है ये हमने सिमिलर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब यूजर इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेगा तो वो इस जेंडर की जो, ये जेंडर है ये एज अ की रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये की एक्ट कर रहा है तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इन दोनों में से कोई एक जो यूजर सेलेक्ट करेगा वो जाके स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डिफरेंट चूज करूंगा तो वो दोनों को, अगर यूजर सेलेक्ट कर लेगा तो दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको एक से करके बताता हूँ किस तरह से इसके अंदर डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद हम दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो इस वक्त क्रिएट हो गए हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रही, वैल्यू यहाँ पर शो होनी चाहिए।
हम देखते हैं वैल्यू। और राइट, हम यहाँ पर दोबारा से इसके साथ मेल लिख देते हैं, और एंड जो है हमारे पास, हमें ये नहीं लिखा था, फीमेल कर देते हैं। अब अगर हम अपने ब्राउज़र में जाएं तो हमारे पास यहाँ पर दो रेडियो बटन शो हो रहे हैं, और उनकी जो हमारे पास इस वक्त नेम्स हैं वो यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दी। लेकिन अगर हम रेडियो बटन को पिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये पिक हो गया, और अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो इसको छोड़ के ये दोबारा इसकी तरफ आ गया। तो यूज़र इनमें से कोई एक जो है, हमने यूज़र को कहा है रेडियो बटन क्रिएट करने का जो मकसद होता है कि यूज़र कोई एक बटन चूज़ करे, ना कि वो सबको चूज़ कर सके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट नेम्स पास करूँगा, लेट से मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 1 इसके साथ प्लेस कर देता हूँ, और मैंने इसके नेम जो हैं वो डिफरेंट कर दिए, तो अब क्या होगा? अब अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पर ये भी चूज़ हुआ, और यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हो गया, तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपने जब भी, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक सिलेक्ट हो, तो आपको उसकी जो की होगी वो आपको एक रखनी होगी। अगर आप की दोनों रख देंगे तो वहाँ पर वो हर की के अंदर हर दो वैल्यू स्टोर कर देगा जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। सो इसलिए हम यहाँ पर नेम के जो एट्रीब्यूट के वैल्यू रखते हैं, वो जितने भी आप रेडियो बटन्स क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर, वो सिमिलर होने चाहिए सेक्शन के अंदर। सो ये हमने क्रिएट कर लिए दो रेडियो बटन्स। सो यहाँ तक हमने देख लिया कि किस तरह से हम रेडियो बटन्स अपने क्रिएट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारी वेबसाइट में आप देखते हैं कि एक बिलो द वेबसाइट अगर हम जाएं, जहाँ पर हमारे से यूज़र डिटेल्स वगैरह मांगी जाती हैं, वहाँ पर एक कमेंट का सेक्शन, या कहा जाता है कि टेक्स्ट मैसेज अपने आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप वो बताएं यहाँ पर। तो वो किस तरह, एक बड़ा सारा जो हमारे पास एक एरिया होता है रेक्टेंगुलर शेप में, वो हम किस तरह क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए भी हमारे पास HTML हमें प्रोवाइड करता है सर। मैं दोबारा लेबल का टैग क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू पास कर देता हूँ कमेंट्स। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करूँगा। किस तरह से? मैं, मेरे पास जो है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का यहाँ पर टैग हमें प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हमें HTML प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो गैप आ सके। ऑलराइट, सो हमारे पास अब ये जो टेक्स्ट एरिया के टैग्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको एक अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ा टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, अब इसमें और जो हमने यहाँ पर इनपुट देखा था, ये जो हमने देखा था, तो इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आप ये शॉर्ट फॉर्मेट्स के लिए आप यूज़ करते हैं, अगर आप किसी से नेम मांगना चाहते हैं, कोई यूज़र का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके लिए। और जो टेक्स्ट एरिया की जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, HTML प्रोवाइड करता है, ये आपको लार्ज, अगर आपको टेक्स्ट किसी यूज़र से मांगना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज आप मांगना चाह रहे हैं, कोई रिव्यू मांगना चाह रहे हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ मांगना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया के टैग्स यूज़ करते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट एरिया के टैग्स यहाँ पर लगाए, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ योर कमेंट्स। और यहाँ पर जो है, अब मैं टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स पास करूँगा, जो कि इस टेक्स्ट एरिया की लेंथ और साइज़ वगैरह हमें बताएंगे कि इस टेक्स्ट एरिया का साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए हमारे पास। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहला एट्रीब्यूट मेरे पास होगा, वो होगा रोज़। अब रोज हमने देखा था टेबल्स के अंदर कि किस तरह से हम रोज स्पैन और कॉल स्पैन करते थे, तो इसका कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है कि आप कितना चाहते हैं कि कितनी रोज तक आपका टेक्स्ट एरिया एक्सटेंड करना चाहिए, यानी कि कितना वर्टिकली उसको हम चाहते हैं कि वो हाइट वाइज उसकी लेंथ हो। सो इसके अंदर लेट से मैं कहता हूँ कि 5 रोज होनी चाहिए। फिर इसी तरह हमारे पास एक आ जाता है कॉल्स का, जिसमें हम बताते हैं कि कितने कॉलम्स तक वो स्पैन होना चाहिए। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, लेट से 50 कॉलम्स तक स्पैन होना चाहिए। अब अगर मैं जाकर इसको सेव करूँ और ब्राउजर में रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एरिया क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट वगैरह कुछ भी पास कर सकते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी पास कर देते हैं विदाउट एनी लिमिट्स। और ये देखें, ये 5 रोज तक एक्सटेंड हुआ, और 40 कॉलम्स इसने, 50 कॉलम्स जो थे वो इसने एक्वायर किए। सो ये इसने स्पेस जो थी एक्वायर की। सो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी HTML में कोई यूज़र के लिए प्लेस बनाएं जहाँ पर वो अपना टेक्स्ट वगैरह हमें दे सके, रिव्यूज़ दे सके, या कोई मैसेज वगैरह अपना अगर भेजना चाहे तो वो भेज सके, तो हम उसके लिए ये क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि चेक बॉक्सेस हम बेसिकली किस तरह से अपने क्रिएट करते हैं, और चेक बॉक्सेस के अंदर मल्टीपल चेक बॉक्सेस किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा जाता हूँ लेबल के टैग के अंदर, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ अपना चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए क्या करूँगा, मैं दोबारा इनपुट का ही टैग यूज़ करता हूँ, और इनपुट का टैग जो है वो अब यहाँ पर वैल्यू जो टाइप की लेगा वो क्या लेगा, चेक बॉक्स लेगा। और यहाँ पर मैं नेम पास कर दूंगा। नेम क्या, मैं क्या पास करूंगा, वही नेम जो है मैंने पास करना है 1। क्यों नेम, मैंने अगर मैं सिंगल नेम पास करना चाहता हूँ, उसके अंदर क्या होगा, वो चेकबॉक्स की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारे पास
उस नेम की उसके अंदर स्टोर होगी। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने चेक बॉक्स के अंदर, अब दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चेक बॉक्सेस के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइप चेक बॉक्स पास की, और यहाँ पर मैं नेम एक पास करता हूँ जिसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो सके। तो यहाँ पर नेम लेट से मैं कह सकता हूँ एग्री कर देता हूँ, एग्री का नेम से कर सकता हूँ कि अगर यूज़र ने कोई, हम देखते हैं अपने साइन अप वगैरह के फॉर्म्स के अंदर कि यूज़र एग्रीड है या नहीं है, तो वो अगर हम यूज़र से मांगना चाह रहे हैं तो यूज़र के वहाँ पे चेक बॉक्स एक बना होता है, वो यूज़र जब टिक करता है तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है यस ही इज एग्रीड और नॉट। मैं यहाँ पर एक ये पास करता हूँ कि क्या हमारा चेक बॉक्स ऑलरेडी चेक्ड होना चाहिए या नहीं। फिलहाल हम देखते हैं कि किस तरह से हमें ये शो होता है। सो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। सो ये हमने एक कंपनी की तरह के टर्म लिख दी, और यहाँ पर मैं अब जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं दोबारा से बी आर का टैग यूज़ कर लेता हूँ लेबल के नीचे, और मैं इस टेक्स्ट को जो है कॉपी करके इनपुट की फील्ड के बाद लिखता हूँ। क्यों? ताकि हम लोग जो है हमारा, क्योंकि वेबसाइट्स के अंदर इसी तरह ही होता है कि पहले चेक बॉक्स आपको मिलता है, उसके उसके बाद जो है आपका टेक्स्ट आपको शो होता है। तो यहाँ पर हमें ये एक चेक बॉक्स शो हो रहा है जिसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पर चेकड हमें कर देगा और ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर मैं इसको दोबारा से इरेज करता हूँ तो यहाँ पर हमें वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जैसे ही यूज़र इस पे आए तो ये ऑलरेडी चेकड होना चाहिए, तो इसके बाद मेरे इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है किस चीज़ का, चेक्ड का। और जैसे ही मैं चेक्ड के एट्रीब्यूट को यहाँ पर दोबारा से उसकी वैल्यू चेक पास करता हूँ तो वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर चेक मिलेगा। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी वो हमें चेक यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर हम चाहते हैं कि पहले से ये चेक हो तो हम चेक का एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं यूज़र इसको चेक करे तो फिर हम इसको चेक की वैल्यू जो है हम इसको इरेज कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर की किस तरह से हमारे पास फॉर्म्स बनते हैं। हम अपने फॉर्म्स के अंदर देखते हैं कि हमारे फॉर्म्स के अंदर जो सेक्शंस बने होते हैं, कि ये पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है, ये हमारे पास हमारी एजुकेशनल डिटेल्स का सेक्शन है, ये हमारे पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर आप कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं उसका सेक्शन है। तो इस तरह हमारे फॉर्म्स के अंदर सेक्शन बने होते हैं जो मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, या अगर आप अपने रेज्यूमे बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी देखा होगा आपने सेक्शंस बने होते हैं काफ़ी। तो वो सेक्शंस किस तरह क्रिएट होते हैं फॉर्म के अंदर, तो आइए देखते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। सेक्शन के लिए आपके पास एट्रीब्यूट आता है फील्ड सेट का। अब फील्ड सेट का जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर वो सारी फील्ड्स जो आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्टोर हो वो आप इस सेक्शन इस फील्ड सेट के टैग्स के अंदर आप उनको डिफाइन कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो पासवर्ड तक की डिटेल्स है मेरी, ये इस फील्ड सेट के एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर हो। मैं दोबारा जाता हूं और यहाँ पर मैंने इनको इसके अंदर क्लोज कर दिया। और अगर जाकर मैं इसको सेव करूं और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये जो डिटेल्स थी जो हमने फील्ड सेट के टैग्स के अंदर स्टोर की, उनके यहाँ पर बॉर्डर्स आ गए हैं, और ये एक सेपरेट हो गई हैं बाकी के फॉर्म्स से। तो ये फील्ड सेट के एट्रीब्यूट से हमने ये कर सके हम। अब हम चाहते हैं कि ये तो फील्ड सेट का एट्रीब्यूट हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन इसके अंदर हमें पता नहीं चल रहा कि ये सेक्शन है किस लिए। यूजर को हम बताना चाहते हैं कि ये सेक्शन जो है उसकी पर्सनल डिटेल्स का है, और हम चाहते हैं कि इसके टॉप पर कोई हेडिंग टाइप हो जो यूजर को बता सके कि जिसके अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं वो सब उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फील्ड सेट के अंदर मेरे पास सबसे पहले पहले जो टैग हम यूज़ करेंगे वो होगा लेजेंड का टैग। अब लेजेंड का टैग जो है वो फील्ड सेट की उसी लाइन के ऊपर जो है आपको बता देगा कि ये जो है पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ पर्सनल डिटेल्स, और अब अगर मैं जाकर इसको सेव करने के बाद ब्राउजर में देखूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी उस लाइन को ही उसने वहां से ब्रेक किया और वो यहाँ पर उसने पर्सनल डिटेल्स का हमें शो करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर जितनी भी हमारे पास फील्ड्स हैं वो सब पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड है। ये था हमारे पास एक फॉर्म्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चाहते हैं कि हम इस फॉर्म को सबमिट करवाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम गेट और पोस्ट के मेथड्स देखेंगे वो किस तरह वर्क करते हैं। और सबमिट से पहले हम एक और काम भी कर लेते हैं, हम इसके अंदर इमेज या कोई फाइल वगैरह भी चूज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि फाइल्स वगैरह किस तरह से चूज होती हैं। तो मैं दोबारा एक इनपुट का टैग क्रिएट करता हूँ, और उस टैग के अंदर मैं टाइप बता देता हूँ फाइल की। अब जैसे ही मैंने फाइल की टाइप बताई तो वो हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड कर देगा कि हम यहाँ पर कोई फाइल अपनी चूज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एक बटन आ गया जो कि फाइल का है, और जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर फाइल्स शो हो रही हैं। मैं यहाँ पर कोई इमेज चूज कर सकता हूँ, चाहता हूँ मैं इमेज चूज कर लूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं
कोई PDF डॉक्यूमेंट चूज करना चाहता हूँ मैं वो भी चूज कर सकता हूँ। तो हम फाइल्स के लिए इस तरह का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपना फॉर्म सबमिट करवाना चाहें। सबमिट के लिए हमारे पास दोबारा से सबमिट का टैग हमने देखा था, कल भी देखा था, आज हम देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो सबमिट के लिए मैं यहाँ पर दोबारा इनपुट की फील्ड एक क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैं टाइप बता देता हूँ सबमिट। हमारे पास यहाँ पर सबमिट का बटन यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फॉर्म के अंदर जो है अब हम देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो फॉर्म के अंदर जो हमारे पास पहला था एक्शन का एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम अपना पाथ बताते हैं, यूआरएल बताते हैं जिसकी तरफ हम फॉर्म भेजना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी यूआरएल जो है बता देता हूँ। और हम साथ में देखते हैं कि मेथड कौन कौन से वर्क करते हैं। तो मेथड्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले पहले मैं गेट का मेथड यूज करता हूँ। अब अगर हम इसको सेव करें, हम ब्राउजर में चलते हैं और अब हम इन फील्ड्स को जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर ये फील्ड चूज कर लेता हूँ और मैं पासवर्ड को ही रख लेता हूँ। और फिलहाल हमने ये चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी और अब हम चाहते हैं हम इसको सबमिट करवाते हैं। तो हम जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो अब आपको नजर आ रहा है कि हमारा जो पाथ है यहाँ पर हमें रेंडर कर दिया गया है डोमेन। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर HTTP और abc.com जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। और उसके आगे आपको एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। उस क्वेश्चन मार्क के आगे आप देखें हमने जो वहाँ पर नेम्स दिए थे वो, और जो यूजर से हमने वैल्यू मांगी थी वो, फिर हमने जो नेम दिया एंड का जो यहाँ पर साइन यूज हो रहा है वो क्यों यूज हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक की वैल्यू पेयर खत्म हो रहा है और दूसरा की वैल्यू पेयर शुरू हो रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर अब देखें ईमेल हमारे पास हमने एक की हमने स्टोर की थी और उसकी वैल्यू जो हमने पास की हमें वो शो हो रही है। फिर हमने पासवर्ड की एक की हमने स्टोर की थी अपने टाइप के इनपुट के टैग के अंदर, और उसकी जो हमने वैल्यू पास की थी वो भी हमें स्टोर हो रही है। यानी कि आप देखें पासवर्ड भी जो मैंने वहां पर सेव किया था वो भी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो इसका क्या मतलब है कि यूजर का जितना भी डेटा है वो सब यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है उसकी डोमेन के सामने। तो इस चीज से बचा कैसे जाए? अब इस चीज से बचने का जो हमारे पास हल है वो ये है कि हम यहाँ पर पोस्ट का मेथड यूज करें। अब पोस्ट के मेथड से क्या होगा, ये हमारा जितना भी डेटा था ये सब हाइड हो जाएगा, हमें यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, हमारा डेटा भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही सब कुछ है। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा पास कर लेता हूँ उन्हीं ही वैल्यूज को, और यहाँ पर मैं इन सबको एक पासवर्ड में यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ। अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास उस वेबसाइट की तरफ तो उसने रेंडर कर दिया, उस डोमेन जो हमने वहाँ पर यूआरएल पास किया था एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर उस तरफ हमने उसने हमें रेंडर कर दिया। लेकिन यहाँ पर उसने हमें और कुछ भी नहीं दिखाया जो कि वो पहले गेट के मेथड में हमें शो कर रहा था। वो की वैल्यू पेयर जितने भी थे क्वेश्चन मार्क के साइन के आगे वो हमें बिल्कुल भी शो नहीं हो रही, यानी कि हमारा डेटा भी वहाँ पर चला गया और साथ ही साथ में हमारा जो डेटा था वो हाइड भी हो गया। सो इस तरह से गेट और पोस्ट का जो मेथड है वो उनका बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है। गेट का मेथड जो है वो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होता है उसको वो एक्सपोज कर देता है और पोस्ट का मेथड जो है वो उसको हाइड कर देता है। अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे टैग्स जो कि यूज होते हैं HTML वगैरह के अंदर आपके डेटा को कंबाइन करने के लिए, सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए। किस तरह से सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए? मैं चाहता हूं कि मेरे पास अगर 2-3 पैराग्राफ्स हैं और मैं चाहता हूं कि उनको कंबाइन में उनके ऊपर कोई चीज़ कोई CSS वगैरह या कोई एट्रीब्यूट एक ही यूज़ करके कोई एक टैग यूज़ करके उनके ऊपर सबके ऊपर प्रॉपर्टीज यूज़ करूं। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर P का टैग यूज़ करता हूं और उसके अंदर मैं एक रैंडम पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। मैं उसको प्रिटिफाई भी कर देता हूँ अपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की उससे। तो यहाँ पर मेरे पास ये पैराग्राफ आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मल्टीपल P के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स क्रिएट किए, मैं ब्राउजर में जाकर आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 पैराग्राफ्स क्रिएट हो चुके हैं और ये तीनों जो हैं देखें पूरी लेंथ विड्थ जो है एक्वायर कर रहे हैं, पूरे ब्राउजर की विड्थ एक्वायर कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इनकी जो विड्थ है वो मैं 500 px तक कर दूं। तो हम इन तीनों पे बजाय कि इन तीनों पर जाकर और इन तीनों के एट्रीब्यूट्स में विड्थ इज इक्वल टू 300 px करें, क्यों ना हम एक ही ऐसा टैग बनाएं जिसके अंदर इन तीनों को हम एक साथ रख दें और उस टैग की हम जो विड्थ है वो 300 px कर दें। अब वो कौन से टैग्स होते हैं वो, अब क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो इसके लिए ब्लॉक लेवल टैग यूज होगा। अब ब्लॉक लेवल टैग्स कौन से होते हैं? सेक्शन का टैग हमारे पास भी होता है, हमारे पास डिव का टैग भी होता है। तो ये जो 2 मेन टैग्स हैं ये हमारे पास एज ए ब्लॉक लेवल टैग्स जो हैं वो काम करते हैं डेटा को ग्रुप करने के लिए।
अब किस तरह से हम ग्रुप करेंगे, मैं यहाँ पर div का टैग यूज करता हूँ, और मैं जहां तक चाहता हूँ कि ग्रुपिंग हो वहां तक मैं चाहता हूँ कि ये जो दो पैराग्राफ्स हैं इनके हद तक जो है मुझे ये div का टैग जो है इनको इस div के टैग में ऐड करना है। अब अगर मैं ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं किया उस div ने, लेकिन इसका जो चेंज होगा वो हमें कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ पर जो मैंने div की एट्रीब्यूट, लेट से मैं यहाँ पर स्टाइल पास करता हूँ, और स्टाइल के अंदर जो है मैं बता देता हूँ कि हमारे जो div है उसके अंदर हम कौन सा स्टाइल चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टाइल आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पर वो उसका जो कलर है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो ब्लू हमारे पास हो जाए उसका कलर। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको सेव करूंगा और ब्राउजर में जाकर इसको देखूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो इसका फॉन्ट का कलर था वो सारा इसमें दोनों पैराग्राफ्स का ब्लू हो गया। हमने पास कहाँ कहाँ किया एट्रीब्यूट, स्टाइल का एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया। ये हम स्टाइलिंग जो है CSS जो वगैरह जो है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको डिफरेंस बताने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो स्टाइल के एट्रीब्यूट में क्या किया उसने, यहाँ स्टाइल के एट्रीब्यूट में हमने उसको कलर बताया, फॉन्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो उस हमने सिर्फ डिव के अंदर ये बताया, और उसने जितने भी डिव के अंदर पैराग्राफ्स थे उन सब पे वो कलर उसने अप्लाई कर दिया। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स। और यहाँ पर हमारे पास जो ये जो पी था जो डिव से बाहर था उसका कलर जो है उसने बाय डिफॉल्ट जो था वो ही रखा। तो इस तरह से हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वर्क करते हैं। डिव के ग्रुपिंग जो है बेसिकली वो इस तरह से हमारे पास वर्क करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल टैग्स हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी कुछ टैग्स को एक ही ग्रुप में रखना चाहते हैं और उनके ऊपर सेम ही प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उनको डिव के अंदर इंक्लोज करके या सेक्शन के टैग्स के अंदर इंक्लोज करके और उनके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली ग्रुपिंग वर्क्स इन HTML। और अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास अगर हम चाहते हैं कोई वीडियो वगैरह एम्बेड करना या कोई फ्रेम वगैरह एम्बेड करना, तो वो हम किस तरह से करेंगे वो अब हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास हमारी वेबसाइट वगैरह के अंदर एक फ्रेम हम देखते हैं कि गूगल मैप्स वगैरह बना होता है, या अगर हम बात करें आपने देखा होगा हमारे पास अक्सर वेबसाइट्स के अंदर कहीं बॉटम पे या कहीं साइड पर कोई मैप, गूगल मैप बना होता है और उसके अंदर कोई प्लेस की लोकेशन शो करवा रहे होते हैं हमारे वेबसाइट्स के ओनर्स वगैरह, वो किस तरह से होता है। तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है आई फ्रेम का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, पहले पहले जो एट्रीब्यूट्स के अंदर यूज़ होगा वो होगा विड्थ का एट्रीब्यूट। अब विड्थ का एट्रीब्यूट क्या करता है, हम कितना क्या चाहते हैं कि हमारे जो आई फ्रेम है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो हम बेसिकली इस एट्रीब्यूट के अंदर हम बताते हैं। तो यहाँ पर लेट से मैं कहता हूँ कि उसकी जो विड्थ है वो बेसिकली यहाँ पर 300 होनी चाहिए, और जो उसकी हाइट है वो जो हम चाहते हैं उसकी हाइट लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 200 होनी चाहिए, 200 पिक्सल्स होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर वो पाथ बताएंगे जो जो यहाँ पर हम इम्बेड करना चाह रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल मैं गूगल का मैप इम्बेड करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे गूगल की API वगैरह जो है यहाँ पर यूज़ करनी होगी। हमने SRC का एट्रीब्यूट देखा था इमेजेस के अंदर किस तरह से होता है, पाथ बताने के लिए होता है। सेम इसी तरह हम यहाँ पर अपने मैप जो है हमारा, जो हम गूगल मैप यूज़ करने वाले हैं उसका हम यहाँ पर पाथ बताएंगे कि हम कौन सा मैप की API हम बताएंगे कि हम किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मैप की API थी ये मैं यहाँ पर मैंने प्लेस की, और मैं यहाँ पर इसके अंदर अब जब मैं जाकर ब्राउज़र में इसको अब मैं सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र को, तो यहाँ पर आपको गूगल मैप जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो मैप शो होना स्टार्ट हो चुका है, और आप यहाँ पर इसको बिल्कुल प्रॉपर मैप है, आप इसको कहीं पर भी नेविगेट कर सकते हैं, आप जूम भी कर सकते हैं यहाँ से, और आप यहाँ से वापस भी आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली अगर आप देखें कि मैप्स वगैरह आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह में आपने देखे होंगे किस तरह से वो एम्बेड होते हैं। सो वो बेसिकली इस तरह HTML के एट्रीब्यूट्स आई फ्रेम वगैरह के थ्रू एम्बेड होते हैं। तो अब हम एक और एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं, एक और टैग की तरफ चलते हैं, और वो है वीडियो का टैग। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम कोई वीडियो वगैरह दिखाना चाह रहे हैं तो वो कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है टैग वीडियो का। हम वीडियो का टैग यूज़ करते हैं, और उसके अंदर अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ उसमें से चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक SRC का टैग देता हूँ, और उसके अंदर मैं बताता हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो कौन सी है, कोड डॉट, और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लूँगा। और साथ ही मैं यहाँ पर बताऊंगा कि विड्थ जो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो का जो वहाँ पर साइज डिस्प्ले होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मैं कह देता हूँ 400, और हाइट में यहाँ पर कह देता हूँ कि 200। और साथ ही मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि बताऊंगा, वो क्या हैं, वो बेसिकली ये है कि मैं यहाँ पर बताता हूँ कि प्री लोड
यहाँ पर हो ऑटो पे, मैं कह देता हूँ कि जैसे ही वो वेबसाइट, हमारा वेब पेज लोड हो तो हमारी वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर मैं लूप का कह देता हूँ कि हमारी वेबसाइट, हमारा जो वीडियो है वो अगर एक दफ़ा ख़त्म होती है तो वापस दोबारा वापस से स्टार्ट हो जाए, हमें उसको बार बार चलाने की ज़रूरत ना पड़े। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली, और भी बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक और भी एट्रीब्यूट आता है, हम वो भी देख लेते हैं अगर हम यहाँ पर कंट्रोल्स देना चाहें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। कंट्रोल जो है वो बेसिकली हम बता रहे हैं कि हमारी जो ब्राउज़र है वो बेसिकली उसको खुद ही कंट्रोल करे, ना कि हम लोग कंट्रोल करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस वक्त वीडियो आ चुकी है, और जैसे ही मैं अब इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वीडियो जो है वो रन होना स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली, अगर आप वीडियो वगैरह अपनी कोई डिस्प्ले करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि अभी देखिए ऑटो ऑटो पे चल रही है, मुझे उसको बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वो लूप जो हमने वहाँ पर प्लेस किया था, एट्रीब्यूट लूप का, वो उसको ऑटोमेटिकली वंस वो फिनिश होती है तो वो उसको रन करना स्टार्ट कर देता है। सो ये हो गया हमारे पास वीडियो हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपने इस बुक को लाजमी रीड करना है। इस बुक के अंदर बहुत कुछ है, अगर आप इसको अच्छी तरह रीड कर लेते हैं तो आप लोग, ये जो हम लोगों का HTML एंड CSS की सीरीज़ ख़त्म होगी और उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद जब आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी वो आपके फेसबुक के ग्रुप के अंदर असाइनमेंट्स आपकी शेयर की जाएंगी। अगर वो असाइनमेंट्स आप प्रॉपरली बना लेते हैं, और उन असाइनमेंट्स को हम बताएंगे किस तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर डिप्लॉय किस तरह से किया जाता है सर्च के थ्रू, और जब आप वो सब कर लेंगे तो आप लाजमी वो असाइनमेंट्स वगैरह भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका जो वर्क है वो आप अपनी प्रोफाइल पर शेयर कीजिएगा, और तब आप जो है एप्लीकेबल होंगे फाइबर वगैरह के ऊपर, जो छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं $10, $20, $30 के, जिसके अंदर वेबसाइट्स वगैरह को HTML के थ्रू बनाना होता है, तो आप वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्वायर कर सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।